हेलो गाइस, आपका मिस्टर पॉलिटेक्निक की क्लास में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है सारणिक। इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। आज इस सारणिक के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कैसे हल करते हैं। सारणिक का सिंबल इस तरीके से होता है, दो साइड में लाइनें, एक इस साइड एक इस साइड, बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं दो साइड में, और इनके बीच में अवयव दिए रहते हैं, जैसे A1 B1, फिर मान लीजिए A2 B2, कोई भी पद हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है? इस सारणिक है। और इस सारणिक में ये जो खड़े खड़े स्तंभ है इनको क्या कहते हैं? कॉलम। ये इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2, ये। और ये क्या है? रो। ये है R1, ये है R2। ये हो गया R1 और R2। मतलब जो जो ऊर्ध्वाधर हैं, लंबे लंबे ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल, ये होते हैं हमारे कॉलम। कॉलम मतलब खंबे। स्तंभ, स्तंभ कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये लंबे लंबे हैं, तो ये क्या हो गया? कॉलम हो गए। और ये रो हो गए, ऐसे करके लंबे लंबे। तो इन्हें क्या कहते हैं? रो कहते हैं। अब इसमें कितने पद दिए हैं? देखिए, रो की कितनी लाइनें हैं? दो। तो ये दो की रो की हो गई। और कॉलम कितनी लाइनें हैं? तो 1 और 2, दो लाइनें हैं। इस तरीके से लंबी लंबी दो लाइनें हैं, तो दो। तो ये कितने का हो गया? ये द्वितीय क्रम का सारणिक है। ये कितने क्रम का है? ये हो गया द्वितीय क्रम का। ये द्वितीय क्रम का सारणिक है। ऐसे ही अगर इसके अंदर तीन पद दिए हों, जैसे A1 B1 C1, फिर इस तरीके से A2 B2 C2, फिर A3 B3 और C3, इस तरीके से दिए हों, तो ये क्या हो गया? तृतीय क्रम का हो गया। और इसमें कितने कॉलम हो गए? इसमें कॉलम है कितने? 1 2 3। तो 3 कॉलम है। और रो कितने हैं? 1 2 3, 3 रो है। 3 कॉलम और 3 रो, इस तरीके से सारणिक के ये सिंबल है और इसके अंदर अवयव लिखे रहते हैं। और हम सारणिक के रो और कॉलम देखकर जानते हैं किस क्रम का सारणिक है। इसके बाद इसमें कुछ नियम दिए हैं कि किस तरीके से इसको हल किया जाता है। इसमें कोई फार्मूले ज्यादा नहीं है, एक दो फार्मूले हैं वैसे, बस इसको हल करने का तरीका है कि इसको कैसे करके हम सरल बनाएं। यदि हम इसको सरल बना लेंगे तो ये साधारण हो जाती है। देखिए कैसे। सबसे पहले यदि कोई सारणिक है, उसमें जितनी पंक्तियां और स्तंभ होते हैं, जितनी पंक्तियां हो ऐसे करके, रो और स्तंभ कैसे हो ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ A B C, A1 B1 C1, फिर A2 B2 और C2, इस तरीके से। ये क्या हो गया? कॉलम। ये देखिए कॉलम है। और ये क्या है? रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है। तो इसमें जो पंक्तियां या स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं? सारणिक का क्रम या कोटि होती हैं। ये क्या है? क्रम या कोटि। हमने भी आपको बताया था ना, ये कितने के? 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3x3 का है। तो इसमें कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी को क्रम या कोटि कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था। इसी तरीके से इसमें और भी फार्मूले हैं, उनके द्वारा हम सारणिक को हल करते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि सारणिक को हल कैसे करते हैं। सारणिक को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी दी गई है, यानी गुण, कि सारणिक को किस तरीके से हल करें। इसमें नियम बताए गए हैं कि किस नियम के द्वारा हम सारणिक को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक नियम दिया है किसी सारणिक के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये दिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये आपको गुण याद करने पड़ेंगे कि हम ऐसे करके नियम लगा सकते हैं सारणिक में। क्या दिया है? कह रहा है किसी सारणिक के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में, प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति मतलब ऐसे करके, रो कहते हैं पंक्ति, और स्तंभ मतलब समझिए खंबे जैसे, तो लंबे लंबे होते हैं, तो ये स्तंभ हो गए। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में, मतलब प्रत्येक पंक्ति मतलब जैसे A1 B1 C1, ये एक पंक्ति है, तो इसको क्या कह रहा है? स्तंभ में। स्तंभ मतलब इसको पलट सकते हैं। A1 B1 C1 क्या कर सकते हैं? ये रो है, इसको हम कॉलम बना सकते हैं।
ठीक है। और प्रत्येक स्तंभ को, और जितने भी स्तंभ है इनको हम क्या कर सकते हैं, पंक्ति में, इनको हम पंक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, पंक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये दिया है A1 B1 C1 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं A1 B1 C1, ये हो गया ऐसे करके A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, ऐसे करके। ये होगी पहली प्रॉपर्टी कि प्रत्येक स्तंभ को प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में और प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में कह रहा है, यदि किसी सारणी की दो आसान पंक्तियां या स्तंभ की, कोई भी दो मतलब पंक्तियां हो या स्तंभ हो, अगर आपस में बदल दिए जाएं तो सारणी के संख्यात्मक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होती, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि हम कोई सारणी दी है, जैसे फिर से मान लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, आप कोई भी अवयव मान सकते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ, मान लीजिए दो पंक्तियां और दो स्तंभ, इनको अगर आपस में हम बदल दें, आपस में जैसे अभी हमने पिछली बार बदला था ऐसे ही बदल दें, तो कह रहा है सारणी को जो संख्यात्मक मान आएगा उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इसका चिन्ह जो होगा, अगर प्लस आया तो माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। जी हमने आपको एक सारणी दे दी, तो जब इसको हम बदलेंगे तो उसमें क्या हो गया, माइनस आ जाएगा। जैसे A1 B1 C1 दिए, हम इसको कर दें A2 B2 C2, फिर A1 B1 C1, और इधर क्या बचा A3 B3 और C3। इस तरीके से हमने क्या किया, A2 B2 C दिया था, इसको ऊपर कर दिया, A1 B1 C1 इसको नीचे कर दिया, बाकी ये वाली रो ऐसी ही रहने दी। तो इससे क्या होगा, जब इसको हल करेंगे तो ये मान लीजिए अगर ये लेमडा के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लेमडा के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, इसका मान माइनस लेमडा के बराबर। इसका मतलब यदि हम दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो उनके क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, उनके क्या होंगे, आपस में चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम जब इसका सवाल लगाएंगे तब आपको बताएंगे। इसके बाद अब जानते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, कोई भी मान लीजिए जैसे दिया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब कह रहा है किसी एक भी पंक्ति या स्तंभ, तो मान लीजिए किसी एक रो या कॉलम में 0 मान है, किसी भी पंक्ति क्या है, 0 मान है, तो क्या होगा, वो पूरी सारणी का आंसर सीधे डायरेक्ट आ जाएगा 0। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारणी का मान 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। आप चाहें तो इसका विस्तार करके हल करके देख सकते हैं। ये हो गई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और कह रहा है कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी एक अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो सारणी का मान m गुना हो जाता है। सारणी का मान क्या होता है, m गुना। मान लीजिए कोई लेमडा बराबर, फिर से हमने वही सारणी मान ली, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हमने मान लिया लेमडा बराबर। हमने क्या कहा, अगर इसमें किसी संख्या में स्तंभ या पंक्ति में किसी के प्रत्येक अवयव में किसी एक संख्या से गुणा किया जाए, किसी भी एक संख्या से गुणा कर दिया, मान लीजिए A1 A2 A3 ये कॉलम है, इसमें अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें, मान लीजिए m n या 3 2 किसी से भी कर दे संख्या से गुणा, तो सारणी का मान अपने आप m गुना हो जाए। तो इसका आंसर जो आएगा वो m इंटू लेमडा आएगा, वो m गुना हो जाएगा। यदि इसमें m से गुणा कर रहे हैं, यदि इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये 3 गुना आंसर आ जाएगा, इसमें m इंटू लेमडा हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे, जैसे यहाँ हमने m से मल्टीपल किया तो इसमें m से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा m से, और इसमें भी m हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m इंटू लेमडा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, m इंटू लेमडा। तो इसका आंसर मतलब इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, मतलब किसी सारणी की किसी स्तंभ या पंक्ति, किसी भी स्तंभ या पंक्ति में
यदि हम क्या करते हैं, प्रत्येक अवयव में एक दो, इसका ये अवयव है, इसके 3, तो प्रत्येक अवयव में किसी एक संख्या से अगर गुणा कर दें तो सारणी का मान क्या होगा, उतने ही गुना हो जाता है। ये हो गई आपकी चौथी प्रॉपर्टी। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, और वो प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, किसी पंक्ति या किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों को रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए जैसे ये सारणी दी है, मान लीजिए यहाँ दिया α1 प्लस α2, फिर दिया है α2 प्लस α2, सॉरी यहाँ 1 है, α1 प्लस α1, α2 प्लस α2, α3 प्लस α3, इस तरीके से। और यहाँ कोई एक चीज मान लीजिए B1 B2 B3, यहाँ मान लीजिए C1 C2 C3, इस तरीके से आप मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि ये जो है अल्फा अल्फा अल्फा, इनको हम अलग कर सकते हैं। α1 B1 C1, α2 B2 C2, α3 B3 और C3। इससे हमने अल्फा अल्फा ले लिया इस साइड से, और ये वाले कहाँ गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे और फिर से एक नई सारणी बन जाएगी। कौन सी, α1 α2 α3 ये थे, और फिर से बन जाएगी B1 B2 B3, फिर C1 C2 और C3, इस तरीके से बन जाएगी सारणी। α1 α2 α3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, और सेम वैसी की वैसी वहां बन गई। तो इसका कहने का अर्थ यही था कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, किसी पंक्ति हो या स्तंभ हो, उसका प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग है, दो राशियों का योग है, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सारणिक की जो कोटि है यह है 3x3 को, इसको क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग, ये दो अलग अलग हो गए, दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दो सारणिक हो गए, इनके योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको इसमें उदाहरण में समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से दिए हैं, कोई भी एक कॉलम में प्लस में दिए हैं, तो इनको हम अलग अलग करके अलग अलग सारणी के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आपकी होगी पांचवी प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टियां बहुत है, इन्हीं प्रॉपर्टियों की सहायता से ही हम हल करेंगे। इसके बाद अब हम आपको पहले एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, और क्वेश्चन बताने के बाद एक फार्मूला और बताना है, मतलब तरीका हल करने का, उससे भी सवाल आते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक दो सारणी हल कर लेते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन में, कोई एक सारणी दी है, वो दी है 1, फिर दिया है a प्लस बी प्लस सी, फिर दिया है b प्लस सी, फिर 1 b प्लस सी, सॉरी 1b प्लस सी प्लस a, और फिर दिया है c प्लस a, फिर दिया है 1c प्लस a प्लस b, और फिर दिया है a प्लस b। कह रहा है इसी को हल करना है। तो आप ध्यान से देखें कि इसमें हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सारणिक में सबसे पहले यही ध्यान है, इसमें पूरा केवल अपना दिमाग लगाना है शुरू से लेकर आखिरी तक। इसको एक तरीके से हम सरल बनाते हैं और फिर इसका विस्तार कर देते हैं। विस्तार भी हम आपको बताएंगे और ये भी बता रहे हैं सरल कैसे। देखिए इसमें एक चीज कॉमन हो रही, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखिए तीनों से कॉमन हो रही। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, n गुना हो जाता है, तो इसमें क्या करिए, कॉमन कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी को। तो 1 1 1 इससे कॉमन किया, तो यहाँ भी क्या बचा 1 1 1, और यहाँ क्या बचा b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए, और फिर a प्लस बी। इतनी हो गई। हमने क्या किया, इसमें से a प्लस बी प्लस तीनों में थी, यदि तीनों में तभी कॉमन होगी, ये नहीं कि इसमें अकेले दी है तो कॉमन हो जाएगी। या तो कॉलम या तो रो, मतलब या तो कॉलम में हो या तो रो में हो। तो इस तरीके से हम a प्लस बी प्लस सी तीनों कॉमन कर लिया, 1 1 1 आ गया, ये हो गया। अब a प्लस, अब इसका आप विस्तार कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। लेकिन विस्तार यदि आप करेंगे तो 1
फिर इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, विस्तार करने में लंबा जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी, यदि कोई दो स्तंभ या दो पंक्ति, हमने आपको बताई थी ना, यदि कोई दो पंक्तियां हो या स्तंभ हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाती है, शून्य हो जाता है। देखिए दो है, ये एक दो कॉलम वो सेम है, 1 1 1 1 1 1, इसका अपने आप मान 0 हो जाएगा सारणी का। और जब 0 गुणा आप इसमें करेंगे तो आंसर कितना है, ये हो गया आपका आंसर। ये थी एक सरल सी सारणी, हमने आपको बताई कैसे की जाती है। हमने इससे कॉमन किया, कॉमन करने के बाद दो सारणी सेम सेम हो गई। जब सेम सेम हो गई तो हमने क्या किया, इनका 0 आंसर हो गया। एक प्रॉपर्टी के अनुसार इसका मान क्या हो गया, 0, और 0 को मल्टीपल किया तो 0 आंसर। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं और इसको सरल बनाते हैं। अब मान लीजिए विस्तार, हमें आपको बताना कि विस्तार कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और वो दिया है 2 3 4, फिर दिया है 5 6 1, और क्या दिया है 1 2 3, ये दिए क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इसका मान बताना। तो मान बताने के लिए या तो इसको सरल कीजिए अपने दिमाग लगाकर कि कैसे भी करके इसमें कुछ कॉमन कर दें या कोई प्रॉपर्टी लगा दें कि ये सरल हो जाए, और या फिर यदि सरल नहीं हो रही है तो फिर क्या करते हैं, लास्ट में ऑप्शन रहता है विस्तार का, कि विस्तार कर दीजिए और आंसर ले आइए। देखिए कैसे, इसमें हम कोई चीज कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 1, या तो ना तो रो मिल रहे हैं सेम सेम और ना कॉलम मिल रहे हैं, और आपस में चेंज भी करने से कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि वो वैसी के वैसी रहेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। देखिए विस्तार कैसे करते हैं, ये हमने आपको क्वेश्चन विस्तार के लिए बताया कि विस्तार कैसे करते हैं। इसको आप चाहे तो लेमडा बराबर मान सकते हैं, लेमडा बराबर। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 दिया है, 2 को ऐसे लिख लीजिए और फिर बना दीजिए ब्रैकेट। फिर क्या करिए, एक ब्रैकेट बनाइए। सबसे पहले या तो रो के सापेक्ष करते हैं या तो कॉलम के सापेक्ष, कोई एक लाइन ले लेते हैं, या तो इसके सापेक्ष या तो ऐसे विस्तार करने के लिए। हम मतलब जिसके सापेक्ष विस्तार करेंगे उसको साथ में लेते चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 फिर 3 2 3 4 दिए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रो ले रहे हैं R1 के सापेक्ष यहाँ विस्तार हो रहा है, किसके, R1 विस्तार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले 2 दिया है इसमें तो 2 लिख लिया। फिर इसके बाद 2 के जो सामने लाइन पड़ रही है और जो 2 नीचे नहीं पड़ रही, इनको छोड़ देते हैं। इनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके 2 के सामने क्या है, ये 3 और 4, और 2 के नीचे क्या पड़ रहा है, 5 है। और जो ये 4 पद बचे आपस में, 4 1 2 3, इनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। देखिए कैसे मल्टीपल ऐसे होगा, 6 18, इसका इसमें गुणा, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाइए। बीच में किसका लगाइए, माइनस का चिन्ह, और फिर इसका गुणा इसमें, 2 एकम 2। इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना। हमने या तो एक रो ले लिया या कोई कॉलम, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक रो ले लें या ये वाला रो ले लें या ये वाला रो ले लें, ऐसे करके कोई भी, या कॉलम भी ले लें, ये वाला ये वाला ये वाला कोई भी ले सकते हैं। उसके सापेक्ष जब हम विस्तार करेंगे तो उन्हीं के अवयव को लेकर हल करेंगे। तो हमने रो 1 लिया था, तो पहले 2 है तो 2 हम साइड में लिखते हैं, और 2 के जो सामने लाइन पड़ रही है इधर पड़ रही, इनको छोड़कर अवयव को, जो बीच में 4 पद बचे इनका आपस में तिरछा गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का करते हैं, और बीच में माइनस का चिन्ह लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले के नीचे वाले में करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे वरना निशान चेंज हो जाएंगे। 6 18 और 2 एकम 2। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद बारी आई 3 की, क्योंकि हमने रो 1 लिया है, ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, हमने 2 लिया फिर 3 लिया, हम रो लेके चल रहे हैं। अब 3 की बारी आई तो माइनस के 3। अब माइनस क्यों लिया, यहाँ प्लस हमने 2 लिया, यहाँ भी माइनस 2 ले सकते थे। तो पहला प्लस लेके चलते हैं, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, फिर यहां से स्टार्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके चलता है लाइन। पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, पहले उसके साथ यही चिन्ह लेकर चलते हैं। अभी बता देंगे वो चिन्ह क्यों लेकर चलते हैं। ये हो गया माइनस के 3। फिर बारी आई 3 के सामने, देखिए क्या क्या पड़ रहा है, 3 के सामने ये लाइन पड़ रही और ये, इनको छोड़ दीजिए, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए, इनका आपस में मल्टीपल करिए। तो 5 त्याई, सबसे पहले ऊपर वाले नीचे वाले, 5 त्याई 15 और माइनस 1 एकम 1। इसका खास कर ध्यान रखें कि गलती ना हो, खास कर ये, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर से नीचे गुणा करना है या नीचे से ऊपर, और कौन पहले करना है, वरना निशान चेंज हो जाएंगे। 15 माइनस 1 हो गया। अब 4 की बारी आई, इसकी बारी आई, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दीजिए प्लस का 4, प्लस माइनस प्लस की बारी। फिर ब्रैकेट में 4 के सामने छोड़िए,
कॉलम छोड़िए, रो छोड़िए, ये 4 पद बचे, 5 दूनी 10, तो 10 लिख दीजिए, और 6 एकम 6, तो माइनस के 6। ये आपको खास कर ध्यान रखना है कि हमें मल्टीपल कैसे करना है। पहले इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें, वरना इसका इसमें कर दिया तो निशान चेंज हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, 10 बाद में चला जाएगा। ये चीज का ध्यान रखिए। फिर लिखिए 2, 18 में से 2 गए 16, हल कर लीजिए। 3, 15 में से 1 गए 14, प्लस 4, 10 में से 6 गए 4, 16 दूनी 32 होता है, 14 चौक 42 होता है, 14 3 42, प्लस 4 चौको 16, 16 अब 32 और 16 को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 3 1 4, माइनस के 42, 48 में से 42 गए, बचे 6, दैट्स आंसर। ये क्या आंसर आ गया 6। ये हमने आपको विस्तार बताया है। एक क्वेश्चन हमने बता दिया कि सारणिक को कैसे कॉमन करके हल कर सकते हैं, और एक तरीका हमने विस्तार का बता दिया। जब आपको कुछ ना आए तब वो आखिरी ऑप्शन आपके पास रहता है विस्तार का, कि लाइए हम विस्तार करके इसको हल कर दें। लेकिन कभी कभी ये सारणिक अव्यय बहुत बड़े बड़े दे देता है और आपको हल करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए आपको प्रॉपर्टी तो सीखनी ही पड़ेगी, कैसे करके प्रॉपर्टी लगाएं, और लगाने के बाद इसको सरल बना के इस तरीके सरल हो जाए, और फिर आपस में हम आसानी से गुणा करके विस्तार करके हल कर सके। ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। सारणिक ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसके आप जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में दिए हैं, सब लगाइए, हम तो कहते हैं। यदि आप सब लगाएंगे तो आपको तरीका मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से सरल बनाते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं एक कोफैक्टर, सहखंड। क्या बताने जा रहे हैं? सहखंड। कि सहखंड को फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको एक सारणी जो पीछे बताई थी, उसमें बार बार हमें क्या बात था, पहले +2 आ रहा था, फिर बीच में -3 आ रहा था, तो ये निशान आ रहे थे, ये कैसे आ रहे थे, इसको भी अभी हम बता देंगे। मान लीजिए कि कोई सारणी दी है, सहखंड देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 1 2 3, फिर दिया है 4 5 6, और इधर है 7 8 9, ऐसे करके हमने कोई एक सारणी मान ली। अब इस सारणिक में कह रहा है कि जो सहखंड है वो आपको निकालने हैं। तो सहखंड निकालते कैसे हैं? सबसे पहले मान लीजिए इसके सापेक्ष हम कर रहे हैं 1 2 3, आपको ये लेना ही पड़ेगा किसी एक के सापेक्ष। तो हम क्या करें, 1 का सहखंड निकाल लें। किसका निकालना है? 1 का। तो 1 लिखिए, 1 लिख दिया। अब सहखंड में इसमें निशान देखना है, तो निशान के लिए क्या करते हैं, ये पद कहां पे पड़ रहा है ये आपको देखना है। देखिए ध्यान से, 1 कहां पड़ रहा है, 1 पहला रो है और पहला ही कॉलम है, तो 1 1 पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया 1 + 1, पहला रो और कॉलम इस तरीके से लेके चलते हैं, हो गया 1 + 1। और इसके बाद क्या लिया है, जो सारणिक बची है इसको छोड़िए, सामने क्या बचा 5 8 6 9। अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये 1 का जो वर्ग है ये क्या हो जाए 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, सॉरी इसको हमने सारणी बना दी, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 45 - 8 × 48, हो गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 45 में से 48 गया -3, तो -3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा -3। ये हो गया आपका 1 का सहखंड। ये क्या हो गया 1 का सहखंड। अब 1 हमने जो लिखा है ये वाला 1, ये वाला 1 नहीं है, ये 1 हमने इसलिए यूज किया है ताकि हम इसके रो और कॉलम को पता कर सकें कि यहाँ पे जो चिन्ह आएगा, इसका जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का। तो ये पहला कॉलम है और ये पहला ही रो है, ये क्या है पहला कॉलम और पहला रो है, तो इसलिए क्या हो गया 1 + 1, तो 2 आ गया, 1 का वर्ग 1। और यहाँ पे लेके चलते हैं माइनस का 1, यहाँ पे क्या कर लेके चलते हैं -1। तो जब यहाँ -1 आएगा तो 1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये एक तरीके से फार्मूला है। फार्मूला आपका बनता है AIJ, ऐसे करके क्या बनता है AIJ, और ब्रैकेट के अंदर रहता है -1 की पावर I + J, इस तरीके से बनता है I + J। -1 के ऊपर हम रो और कॉलम रखेंगे, कौन सा पद पड़ रहा है, रो में कितने नंबर पे वो पड़ रहा है और कॉलम पे कितने नंबर पे वो पद पड़ रहा है, और उन दोनों को जोड़कर जो भी पावर आएगी उसमें -1 की पावर चढ़ाकर हल करेंगे। अगर वो प्लस आई पावर तो उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर माइनस आई तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। एक बार देखिए फिर से बताते हैं, ये फार्मूला आप याद रखिएगा कैसे। अब मान लीजिए हम 6 का सहखंड निकाल रहे हैं, किसका 6 का।
जब हमने विस्तार किया था तो 6 लेकर चल रहे थे। को फैक्टर में क्या करना है, लेकर नहीं चलना है, इतना याद रखना है। को फैक्टर अगर कह दे सहखंड निकालने के लिए, तो हम जब विस्तार में पिछले किया तो हम कह रहे थे 6, फिर 6 के सामने छोड़ रहे थे और जितने पद बच रहे थे उनका गुणा कर रहे थे। हमें क्या करना है, 6 जो 6 लिखा है इसको लेकर नहीं चलना है, केवल -1 की पावर ऐसे करना है। और अभी हमने सूत्र बताया कि रो और कॉलम में देखिए कहाँ पे पड़ रहा है 6, -1 लिख दिया, उसकी पावर में चढ़ा दीजिए। देखिए किसमें, दूसरे रो में पड़ रहा है, पहले दूसरे रो। और कॉलम कौन सा है, तीसरा। ध्यान से देखिए, दूसरा रो है, पहला रो, पहला जी R1, दूसरा R2, तो दूसरा रो हो गया। और कॉलम कौन सा, C1 C2 C3, तो ये कौन सा, C3 कॉलम में, तो 2 + 3। और फिर इसके आगे वही विस्तार वाला पद, इसके सामने वाला छोड़िए और साइड वाला छोड़िए, तो ये पद बच रहे हैं। देखिए ये इसके सामने पड़ रहा है ये, और ये इसके सामने पड़ रहा है, तो ये 4 पद बचे। अब इनका आपस में क्या कर दीजिए, पहले लिख लीजिए कौन कौन बचे। 1 बचा, और कौन बचा, 7 बचा, फिर क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा। अब इसको हल कर लीजिए, -1 की पावर 5, और इसको हल कर लीजिए, 8 एकम 8 और 7 दूनी के 14, इसका इसमें मल्टीपल कर दिया, इसका इसमें 7 दूनी 14। अब -1 की पावर विषम है, जब विषम पावर होती है तो माइनस ही चिन्ह आता है, क्या आता है, माइनस, और माइनस के घटा दीजिए, जी हो गया 6 आंसर। हो गया आंसर, ये हो गया आपका 6। इस तरीके से ये हम कोफैक्टर निकालते हैं। और ये कोफैक्टर के सवाल आपको 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं कि इसका कोफैक्टर बताइए। जैसे कि अभी हमने क्या कहा, 6 का कोफैक्टर कहा था, तो 6 का कोफैक्टर निकाल लिया। इसी प्रकार 9 से पूछे तो सबसे पहले आपको निशान, या तो निशान का हमने एक तरीका और बताया सरल, पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस प्लस आ गया। अब इसके बाद माइनस की बारी, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से याद रखिए, प्लस से चालू है और चालू करके ऐसे लाइन करके चलना है, जो भी निशान आए वो आपने लिख ली। या फिर ये नियम लगाइए जो फार्मूले का होता है, रो प्लस कॉलम, -1 की पावर आप चढ़ाइए, रो और प्लस कॉलम, कौन सा पद कौन सा रो में पड़ रहा है, कौन सा कॉलम में, उनको जोड़कर और निशान आप निकाल सकते हैं। ये हो गया कोफैक्टर निकालने का तरीका। इस तरीके से हम कोई भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक विधि और बची है, और ये भी पेपर में पूछी जा सकती है, और उस विधि का नाम है सैरस विधि। क्या नाम है, सैरस विधि। देखिए सैरस विधि में सबसे पहले कोई एक सारणी मान लीजिए जल्दी से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। एक चीज और बता दें, जो लाइनें हैं सीधी रहेंगी, हम बोर्ड में बना रहे हैं इसलिए थोड़ी टेढ़ी हो रही हैं, आप सीधी बनाइएगा। और खासकर यहाँ पे कुछ करिएगा मत किनारे साइड में कि यहाँ ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, वरना ये सारणिक का चिन्ह हटके और किसी का चिन्ह हो जाएगा। सारणिक की खास आदत है कि इसमें ऐसे ही चिन्ह सीधी सीधी साइड में 2 लाइनें रहती हैं। इसके बाद देखिए अब सैरस विधि लगाते रहते हैं। अभी तक हमने क्या किया, विस्तार किया था, और जो मैट्रिक्स थी उनको हमने, सॉरी मैट्रिक्स कह रहे हैं, जो सारणिक की डिटरमिनेंट थी उसमें हमने प्रॉपर्टी लगाई थी। क्या लगाई थी, प्रॉपर्टी। सैरस विधि में ये सब नहीं करना है, ये एक सरल तरीका बताया गया कि किस तरीके से आप किसी सारणी का विस्तार कर सकते हैं। उसके लिए जो जो रो कॉलम दिए हैं इनका हम इंक्लाइंड मतलब तिरछा क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे दिया है A1, तो A1 का B2 में और B2 का C3 में, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से एक चीज और करनी पड़ेगी, जब ये यहाँ लास्ट में आएंगे तब किससे में गुणा, इसका तो इंक्लाइंड ये हो गया, इसका इंक्लाइंड ये हो गया, अब इसमें जब तिरछा गुणा करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के 2 पद हैं, जो स्टार्टिंग के 2 पद हैं, इन्हीं पदों को साइड में लिखा जाएगा। A1 A2 A3 है, इनको यहां लिखिए, A1 A2 A3, और फिर दूसरा कॉलम कौन सा है, B1 B2 और B का 3। हो गया। अब जरा देखो उनके सारणी के चिन्ह को हटा दीजिए, इस तरीके से बन गया। अब देखिए हो जाएगा इनका लाइन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, बस ये हो गया। और इसका इसमें कर दीजिए, ये सब आपस में मिल गए। और फिर यहां से स्टार्ट कर दीजिए, यहां पर अच्छा आप जा सकते हैं, A3 B2 और B2 से यहां गया C1 में। इस तरीके से आप तिरछा ले जा सकते हैं। ये हो गया सिस्टम, ये है सैरस की विधि। स्टार्टिंग के 2 पद उठाकर सीधे 2 लास्ट में रख दीजिए, और फिर इसके बाद अपना तिरछा निशान बना लीजिए, किसका किसमें गुणा होगा आपस में, इस तरीके से लास्ट तक। और लास्ट में चिन्ह बनाने के बाद आप इनका आपस में गुणा कर सकते हैं।
अब इसके लिए हम एक सवाल भी बता देते हैं सेरेस विधि का, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि लेमडा बराबर ही दिया है, जैसे सवाल दिया 0 2 7, फिर दिया है 1 3 0, फिर दिया है 2 0 5, ये दिए सारणिक। अब इस सारणिक में कह रहा है कि सेरेस विधि से हल कीजिए, तो सेरेस विधि लगाने से पहले बस वही करना है, 0 1 2 जैसा लिखा है वैसे, 2 3 0 इसको ऐसे लिख दीजिए, 7 0 5 इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये दो स्टार्टिंग है इनको उठाकर यहाँ लाइए, 0 1 2, और दूसरी कौन सी है 2 3 0, 2 3 0। अब बस वही तिरछा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, आपको इंक्लाइंड में तिरछा करके, सॉरी इसका इसमें, ये 0 है, यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, और फिर इसका यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से हम आपस में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो देखिए 0 का 3 में, 3 का 5 में आ गया 15, कितना आ गया, सॉरी 15 कैसे जाएगा, पहले आप लिख लीजिए 0 इंटू 2 इंटू 5। फिर इसकी बारी है, सबसे पहले ऊपर वाले से करेंगे, नीचे से नहीं जाएंगे कि आप पहले नीचे वाला लिख दें, पहले ऊपर वाला सब लिख लीजिए पर 0 इंटू 2, और इनके बीच में चिन्ह रहेगा प्लस का, फिर 2 इंटू 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 इंटू 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर किसकी बारी आई, 2 इंटू 0 इंटू 2, फिर 7, फिर 1, फिर 0, तो लिख दीजिए 7 इंटू 1 इंटू, इस तरीके से प्लस का बीच में चिन्ह लगाना। फिर इसके बाद जब जी यहाँ से तिरछा नीचे से गुणा करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह, फिर नया ब्रैकेट, फिर एक नया ब्रैकेट लगाएंगे। अब इनका गुणा कीजिए 2 3 7, तो लिख दीजिए 2 3 7, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है आपको, फिर 0 0 0 पढ़ रहे हैं तीनों, तो सीधे बात 0 लिख लीजिए, फिर प्लस, फिर किसकी बारी आई 5 1 और 2 की, तो लिख लीजिए 5 गुणा 1 गुणा 2। इतना हमने कर लिया ना। हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर ऊपर के जो तिरछे तिरछे गुणे पड़ रहे थे उनका आपस में गुणा कर लिया तीनों को, 7 1 0 तक, 7 1 0 तक, और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे करके तिरछा कर लीजिए, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। इनके बीच में प्लस लगेगा, और जो बीच में दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे उनके बीच में माइनस का चिन्ह। अब जब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 0 का 3 3 होगा 0 आंसर, भाई 0 किसी में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 में किया 0, उसमें भी 0 0, तो नया ब्रैकेट आया, इसमें 2 3 7 का कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, इतना आ गया। यहाँ 0 पड़ रहा है 0, वहां पड़ रहा है 10, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, 42 और 10 कितना होता है 52, तो माइनस का 52 आंसर आएगा। कितना आएगा माइनस का, इट्स योर आंसर। ये होगी सेरेस विधि, ये बहुत ही सरल विधि है, लेकिन ये हर जगह नहीं लगाई सकती। अब मान लीजिए यहाँ बड़े बड़े पद दिए होते, तब आप कैसे इसका गुणा करने में तो ऐसी तैसी हो जाती। जब आपसे कहे कि प्लीज यूज सेरेस विधि, तब सेरेस विधि आप लगाइए, सेरेस का मेथड लगाएंगे। यदि नहीं कहेगा तो आप अपना वही प्रॉपर्टी लगाएं सारणिक की, और अपना विस्तार करके लास्ट में हल करके आंसर ले आए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये है, दे रहा है 1 प्लस ए 1 1, 1 1 प्लस बी 1, 1 1 1 प्लस सी, इसको हल कीजिए। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले आपको बस इसमें दिमाग लगाना है, क्या करें कि 0 हो जाए अधिक से अधिक पद। तो हम क्या करते हैं, जो C2 दिया है, इसी C2 में से C1 को घटाकर लिख देंगे। क्या करना है, जो करना है वो यहाँ लिख दीजिए। C2 को चेंज करना है किससे, C2 माइनस C1 से, और ठीक ऐसे ही C3 को चेंज करना है किससे, C3 माइनस C1 से। बस ठीक ये प्रॉपर्टी यहाँ हमें लगानी है। जब C2 में से C1 को घटाएंगे तो ये तो चेंज करना नहीं है पहला कॉलम, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। दूसरे चेंज करना है तो C2 में से इसको घटाइए तो आएगा माइनस का A, कितना आ गया माइनस का A। फिर आएगा B, इसको घटाइए, फिर 1 और 1 हो गया कितना 0 घटाने पे। फिर ऐसे इसमें घटाएंगे, इसमें भी आएगा माइनस का A, फिर आया 0 और फिर आ गया C। इतना हमने प्रॉपर्टी ये जो हमने लिखा है कि हमने क्या किया है वो हल कर लिया। इसके बाद इसको और हल कीजिए। इसको हल करने के लिए यहाँ 0 तो हो गए, अब हम कुछ भी घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम घटाएंगे, ये वाला अगर हम चाह भी लें 1 में से 1 घट जाए तो यहाँ पे पद बदल जाएंगे और भी बड़ा सवाल और डिफिकल्ट बन जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद बस विस्तार कर लीजिए। किसके सापेक्ष करना है आपको, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, या तो रो 1 या कॉलम 1 या रो 2 कॉलम 2, किसी के सापेक्ष आप एक रो या एक कॉलम ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये कॉलम ले लिया, क्योंकि इसमें 1 1 दिए हैं तो ये सरल पड़ेगा गुणा करने में, तो हमने इसको ले लिया। अब इसको छोड़कर पद को आपस में गुणा कराते जाइए।
वन प्लस ए लिया, वन प्लस ए तिरछा इसके सामने सामने छोड़ के तिरछा गुणा किया, यहाँ गया BC माइनस का 0, फिर 1 को लिया माइनस का 1, निशान आप देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस तो माइनस का 1 लिया, फिर इसके सामने छोड़ दीजिए ऐसे करके, तो आ गया माइनस का AC माइनस का 0 और फिर प्लस का 1 और प्लस के 1 के सामने छोड़िए ऐसे करके, तो आ गया माइनस का AB और क्या आ रहा, सॉरी ऐसे करके छोड़िए, ऐसे छोड़िए, तो माइनस का इसमें हुआ 0, यहाँ 0 आ जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा प्लस का AB। ये हो गया आंसर। यहाँ लिखा किया है, ये इसका इसमें गुणा किया तो 0 आ गया था, और B का A में किया तो AB तो हो गया, और एक तो फार्मूले में ही यहाँ बीच में माइनस रहता है, और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप इसको ले सकते हैं 1 प्लस A BC, इतना लिख दिया हल करने में, और इसको हल कर लीजिए प्लस का AC और प्लस का AB, यही आपका क्या हो गया आंसर। आप चाहें तो 1 प्लस A का BC में गुणा कर दें और पद खोल दें, इतना भी आप कर सकते हैं, या इतना भी करके आप छोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया सारणी को कैसे करके हम कॉलम या रो को चेंज करके हम कैसे अधिक से अधिक पद 0 बनाए और हल करें। इसके बाद हम एक आपको सवाल बता दे रहे हैं, और वो सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कोई x y z एक कॉलम है, दूसरा कॉलम कह रहा है x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z स्क्वायर है, ये दूसरा कॉलम है। तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम है 1 प्लस का x क्यूब, फिर है 1 प्लस का y क्यूब और 1 प्लस का z का क्यूब, कह रहा है बराबर में 0 है। बराबर में क्या दिया है 0, इसने दिया है बराबर में, तो कह रहा है x y z बराबर माइनस का 1 सिद्ध कीजिए, 1 कि माइनस का 1 है। अब इसमें आपको सोचना है कि हम क्या करें कि 0 बने या 0, या फिर हम ये चीज सिद्ध करें कि x y z बराबर माइनस 1, कैसे करके हम ये लाएं, ये चीज हम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। ये आप अधिक से अधिक इसमें पद में 0 बनाइए ताकि विस्तार करें तो सरल हो सके। इसके लिए आप ध्यान से देखिए, हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि 2 पद सारणिक में योग में दिए हैं तो वो सारणिक को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सारणिक लिखकर बीच में उनका योग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, शायद 5 नंबर या 4 नंबर थी। क्या दी बताई थी कि जैसे x y z दिया है, दूसरा कॉलम दिया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो इसमें जो पद है इनको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे 1 1 1, यहाँ पहला ये ले लीजिए और बीच में प्लस लगाइए, और फिर इनको तो ऐसे लिख दीजिए x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, ये मान लीजिए लेमडा के बराबर, और इसको भी लेमडा के ही बराबर मान लीजिए। हमने क्या किया, ये जो दिए थे पद इनको क्या किया अलग अलग, 1 1 1 अलग कर लीजिए x, ये प्रॉपर्टी के अनुसार किया, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसमें से आपको हल करना है, तो इसमें से आपको हल करने से पहले इसको सरल बनाना पड़ेगा कि कैसे कर, क्योंकि इसमें देखिए एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड है लेकिन इसमें नहीं है एक्स वाई जेड, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये सरल हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कॉलम दिए इनको आपस में चेंज कर रहा है, C3 को C1 में और C1 को C3 में चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे 1 1 1, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई जेड। हमने बस कुछ नहीं किया, ये कॉलम यहाँ पे, ये कॉलम यहाँ पे, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉलम या रो जब दो आपस में चेंज किए जाते हैं तो निशान बदल जाता है। तो प्लस था, चेंज किया आपस में, एक माइनस आ गया, एक क्या आ गया माइनस। और इसमें से क्या कीजिए एक्स वाई जेड कॉमन कर लीजिए, देखिए सब में एक्स वाई जेड है, तो 1 1 1, फिर आ गया एक्स वाई जेड, फिर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या आ गया जेड का स्क्वायर, इतना आ गया। ये एक्स वाई जेड कॉमन किया, सबसे एक एक्स एक वाई एक जेड कॉमन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ऊपर हल कर देते हैं, देखिए कैसे, इसको भी मिटा दिया, इतना हल कर लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर से उसको बदले दिया है। कैसे, ये 1 1 1 ठीक है, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। ये कैसे 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब की बार फिर हमने कॉलम बदल दिए, पहले वो दोनों बदले थे, अब इन दोनों को आपस में बदल दिया, तो माइनस का चिन्ह था और इन दोनों को बदला तो फिर से एक माइनस आया, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस का, ठीक है। और उसको ऐसे लिख दीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड
वो ऐसे लिखे हैं 1 1 1, वैसे लिख दिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, और क्या दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, इतना दिया, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब मैं क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, बस इसी के लिए तो हमने इसको चेंज किया था कि ये और ये आपस में समान हो जाए। जब बराबर हो गए तो कॉमन कर लीजिए पूरा का पूरा सारणिक को, ये एक सारणिक यहाँ, ये दोनों सेम है तो सेम सेम कॉमन हो जाते हैं, बीच में प्लस भी है इसलिए कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। जब कॉमन किया तो यहाँ से पूरी सारणिक गायब हो गई, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ क्या बचा एक्स वाई जेड, यहाँ बस इतना हो गया। अब इसके बाद एक्स वाई जेड बराबर -1 सिद्ध करना था। जब -1 सिद्ध करना था तो हमने शुरुआत में इसको क्या माना था, लेमडा बराबर 0 माना था, लेमडा बराबर 0। तो ये पूरी सारणिक किसके बराबर चल रही थी, लेमडा बराबर 0 के, तो ये भी तो 0 बराबर होगी पूरी सारणिक, तो हम मान सकते हैं कि ये पूरी सारणिक किसके 0 के बराबर। हमने स्टार्टिंग माना था लेमडा बराबर 0, इस सारणिक को क्या मान लिया था, लेमडा मान लिया था, और बराबर में 0 दिया था तो 0 हो गया। अब जब ये 0 के बराबर है तो इसको 0 के इधर भेज दीजिए, सारणिक को इधर भेज दीजिए, तो क्या बचा अकेला 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर के 0। इसको यहाँ भेजे, 0 में गुणा किए, 0 खत्म हो गया, ये सारणी पूरी खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बराबर -1 सिद्ध करना था, तो यहाँ 1 क्या कर रहा है, 1 को वहां भेज दीजिए, हो गया -1, बस इट्स प्रूफ। यही तो सिद्ध करना था, एक्स वाई जेड बराबर -1। इस तरीके से सारणी दी होती है, आप उसमें प्रॉपर्टी लगाइए या उसमें आप कॉलम रो कुछ भी करके चेंज करिए, उसको उसमें अधिक से अधिक पद को 0 बनाइए और सरल कीजिए। जब सरल हो जाए लास्ट में तो आप उसको हल कर सकते हैं या विस्तार कर सकते हैं। और यदि कोई विधि लगाने के लिए कहे तो उसी विधि को लगाइए, फिर उसमें कोई भी प्रॉपर्टी मत लगाइए, जैसे सैरस या कोई भी। तो इस तरीके से हमने आपको कोफैक्टर और सारणिक का विस्तार और प्रॉपर्टियां आज वीडियो में बताया है। अब अगले में हम आपको क्रैमर की विधि और जो विधियां हैं उस वीडियो में सारणिक के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और प्लीज अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाएं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम अधिक से अधिक 0 बना सकें सारणिक को और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगती है। आज के लिए इतना ही, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों से आप सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।